इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, दूसरी है x अपॉन ए। तो सब्स्टिट्यूशन वही था ना सर, में x और y मान के चलते हैं। मैं बता रहा हूँ x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आप दो वेरिएबल हैं, एक तो x है और एक y है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में आपको निकालना है, ठीक है, ऐसे करना होता है। देखिएगा क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 को लेकर चलूँगा। फ्रॉम सर इस बार सर बहुत होम सेंटर है सर, ये इस बार अलग अलग सेंटर तो अलग अलग ही पड़ता है, तो अभी तक तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन। फरवरी से स्टार्ट हुआ। हाँ हाँ, और अगर हुए जल्दी तो मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी ही होनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल वो पोस्टपोन होते 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 पिछले से पिछले साल एक्चुअली नहीं, पिछले साल हाँ, वो मई तक हो गए, मई में आ गई सेकंड वेव बहुत बुरी तरीके से, फिर वो कैंसिल करने पड़ गए, और फिर इस बार भी ऐसे पोस्टपोन होते होते ही मई में हुए एग्जाम्स। तो मेरे हिसाब से तो फरवरी में होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का नुकसान आगे भुगतना पड़ता है। जो 10th में जो अब बच्चे थे जिनका कल रिजल्ट आया, तो ये लोग अभी ऐसे ही आराम से धीरे धीरे आते हैं, आधा आधा घंटा लेट आते हैं। 11th क्लास इनकी शुरू हो गई है, और आप ये देख लीजिए कि जुलाई है, तो जुलाई भी क्या है, जुलाई भी ख़त्म हो गई भाई, आज 23 तारीख है, एक हफ्ता बचा है, जुलाई ख़त्म है। तो आप ये देख लो कि पहले क्या हुआ करता था कि क्लासेस जो हैं वो अप्रैल से शुरू हो जाती थी, जो 11th क्लास है, तो अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 महीने टोटल वेस्ट हो चुके हैं बच्चों के, और अब इनको 8 महीने के अंदर पूरा सिलेबस करना होगा, और सिलेबस में कोई रिलैक्सेशन मिल नहीं रहा है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये क्या एक तरह से ये कोविड का साइड इफेक्ट है, और इसके लिए आप लोग भी तैयार रहिए कि हमको थोड़ा सा जो अपना सिलेबस है वो फास्ट मोड में भगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब होना ही चाहिए कि फरवरी में एग्ज़ाम्स हो जाएं, नहीं तो आप लोग भी परेशान होंगे, आगे 11th में बहुत परेशानी हो जाएगी। क्योंकि घर पर सब समझाते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव सब समझाते हैं कि नहीं 10th कर लो 10th कर लो, 11th तो हो जाएगी, वो फालतू की बातें हैं। हम जब 10th कर लेंगे तब उसके बाद आपको पता चलेगा कि असलियत पता चलती है कि 11th वाकई में बहुत टफ है। 11th के बाद फिर 12th है, मानते हैं कि 12th 11th के कंपैरिजन में आसान है, लेकिन 12th का सिलेबस उसी हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। आसान है 11th, ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन 12th का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा लेंदी है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खुद कोटा जाते हैं करके कोटा चलेगा। हाँ, वो जो 10th करके कोटा चले जाते हैं उनकी अलग कहानी होती है। उनका ये रहता है कि भाई आपने 10th कर लिया, और 10th करने के बाद में हम तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस की, और फिर हमने स्कूल में किसी में एडमिशन ले लिया। और ये चीज़ आप भी फील करेंगे कि 11th-12th में हमारा जो पूरा कंट्री है, मैं सिर्फ अपने एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे कंट्री की बात कर रहा हूँ, कि हमारे पूरे कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अच्छे टीचर्स हैं नहीं। अब होता क्या है कि स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको सुबह 8 बजे वहाँ पहुँचना होता है और 2 बजे तक वहाँ पर बंद कर रहना होता है। अब वो बंद कर रहने के लिए टीचर, अगर कोई बढ़िया टीचर है, वो तैयार नहीं होगा, वो कहेगा भाई मैं 1 क्लास 2 क्लास लूँगा, मैं टाइम नहीं है मेरे पास, मैं तो निकल जाऊँगा। तो उनको चाहिए वो टीचर्स जो पूरा टाइम उनके साथ लगे रहें, टाइम टेबल भी बनाएं, क्वेश्चन पेपर भी सेट करें, स्कूल में एनुअल डे हो रहा है या कोई और सेलिब्रेशन हो रही है तो उसमें भी बच्चों के साथ में लगें। टीचिंग में तमाशा बनता है। हाँ, तो वो जो तमाशेबाजी है उसमें अच्छा टीचर इन्वॉल्व होता नहीं है, तो 11th-12th में ज़्यादातर स्कूल्स में अच्छे टीचर मिलते ही नहीं हैं, और सारे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर ही कहीं इधर उधर कोचिंग लेते हैं। और फिर ये प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि 11th और 12th का जो पैटर्न है वो टोटल सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव पैटर्न में क्या करना होता है कि भाई जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं, बिल्कुल यही है कि क्वेश्चन है, उसका आप आंसर एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, तो ये सब्जेक्टिव पैटर्न है। और वहीं अगर कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करता है तो उसको जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपने सुना होगा JEE, उसकी तैयारी करनी होती है। और अगर कोई मेडिकल लाइन में जाना चाह रहा है तो उसको नीट की तैयारी करनी होती है। तो ये जो 2 एग्ज़ाम्स हैं इनका पैटर्न सिलेबस सेम है, लेकिन इनका जो पैटर्न है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप करने का तरीका ही एक अलग होता है। सब्जेक्टिव है, आपको नहीं आता क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना नहीं आता, तो आपको स्टेप्स के नंबर तो मिलेंगे, लेकिन जो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं इनमें स्टेप मार्किंग होती नहीं, आंसर सही तो नंबर पूरे, आंसर गलत तो एकदम 0 भी नहीं, -1 नेगेटिव में मार्किंग आते हैं ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि MCQs वाला पेपर टफ पड़ता है ज़्यादातर, MCQs वाला, और फिर क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं होते कि फटाफट हो जाए।
तो फिर बच्चा क्या करता है, जनरली जो कोटा में जाते हैं वो क्या करते हैं कि वो स्कूल, ज़्यादातर वहाँ पर स्कूल्स ऐसे हैं कोटा में जो कहते हैं कि आपको रेगुलरली नहीं आना है, आपको सिर्फ अपना नाम रजिस्टर करा देना है, एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो आपको पे कर देना और पेपर पेपर और आप अपनी तैयारी करिए इसके हिसाब से, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से, पेपर आपने दे दो, पेपर के मार्क्स बस पेपर आकर आपको देना है। तो ये चीज़ लोग जनरली कोटा में करते हैं और ये काम धीरे धीरे यहाँ पर भी शुरू हो चुका है, यहाँ पर भी कई स्कूल्स हैं ऐसे। इस कॉन्सेप्ट को डमी एडमिशन बोलते हैं। डमी एडमिशन का मतलब ये है कि भाई आपने एडमिशन ले लिया, आपको जाना नहीं है वहाँ पर, फिर आप अपने मनपसंद कोचिंग सेंटर में जहाँ पर अच्छे टीचर्स हों वहाँ पर आप ज्वाइन करिए, वो आपको एंट्रेंस की तैयारी करवाएंगे। तो 11th-12th में बहुत सारे बच्चे हैं तो ये वाला प्रोसीजर अपनाते हैं। सर वैसे ये सर नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा लगता है ये सर। ये नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि स्टूडेंट कितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। इसमें होता क्या है कि आपकी 3 या 4 घंटे की या चलिए 5 घंटे की कोचिंग होगी, फिर उसके बाद आपको कोई ट्यूशन वगैरह कहीं नहीं जाना, कोई आपको काम नहीं है, फिर आप वापस घर आए अपने, या अगर आप कोटा में रह रहे हैं तो आप अपने हॉस्टल के रूम में चले गए, वहाँ पर बैठकर अगर आपने अपना होमवर्क रेगुलरली करा, अगर आपने अपनी पढ़ाई पर फोकस करा, देन यू विल सक्सीड। और अगर वही, क्योंकि 11th क्लास का बच्चा भाई अभी आज से 8-9 महीने बाद आप ही लोग 11th क्लास में पहुँच जाएंगे, तो आप लोग कितने समझदार हैं ये आप खुद जानते हैं कि ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँचे हैं, अब पढ़ने के लिए पेरेंट्स ने दिया लैपटॉप, पता चला लैपटॉप पर तो मूवी चल रही है ना, नहीं मैंने अभी वो पार्ट 1 देखा, अभी पार्ट 2 अभी देखूँगा, मुझे नहीं पता है ना, नहीं मेरा मन कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और नहीं एक्सेप्शंस नहीं है, बहुत फैमिलीज़ हैं ऐसी बहुत फैमिलीज़ हैं। तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना होगा। फ़िलहाल जो हमारा ये पहला स्टेप है 10th का, इसमें ज़रा अच्छा स्कोर करना है। इसमें अच्छा स्कोर करने के बाद में फिर आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं, क्योंकि 11th में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो अब क्या कर रहे हैं, उनका कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज हो गया है कई अच्छे बड़े कोचिंग सेंटर्स के साथ, जैसे फिटजी हो गया, आकाश हो गया, नारायणा हो गया, पेस हो गया, हेलेंस हो गया, अब एक तो नया आया फिजिक्स वाला, वो भी देखा होगा आपने, तो उसने बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर खोला है कोटा में और उनका ऑनलाइन भी कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा है। तो अब क्या है कि स्कूल्स ने उनके साथ में कोलैबोरेट कर दिया है कि आप हमारे ही स्कूल में आकर बच्चों को पढ़ा दो, और वो सेक्शन ही अलग बन जाता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि 10th में अच्छा स्कोर चाहिए, तो 90% से ऊपर जिन बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं तो उनको वो जनरली अपने बैच में ले ही लेते हैं कि आप हमारे बैच में आ जाइए और आप हमारे यहाँ पर तैयारी करिए। तो वो चक्कर ख़त्म हो जाता है कि आप अभी यहाँ पर स्टार्ट करा है, नेहरू वर्ल्ड स्कूल ने करा स्टार्ट ये वाला, और उन्होंने कंबाइन करा है इसके साथ फिटजी के साथ में। तो अब मतलब उसमें आपको जो फ़ायदा है वो ये रहेगा, जनरली बच्चे क्या करते हैं, जैसे 11th में ले लिया एडमिशन, तो 11th में होता क्या है कि अपना 2 बजे तक तो आप स्कूल में रहेंगे, वो थक के बुरे हाल में आप 2:30, पौने 3 या 3 बजे तक घर पहुँचेंगे। उसके बाद फिर आपको तुरंत जो है अपना कोचिंग भागना होगा। फिजिक्स वाले कहेंगे नहीं मेरी फिजिक्स की क्लास है, केमिस्ट्री वाले कहेंगे केमिस्ट्री की, मैथ्स की, तो 3-3 ट्यूशन हो जाते हैं। कोई बच्चा होता होगा जो बिना ट्यूशन के कर लेता होगा, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे 3-3 ट्यूशन हो जाते हैं उनके। फिर ऑल्टरनेट डेज़ के शेड्यूल बनते हैं कि नहीं एक दिन तो मैं 3 घंटे नहीं पढ़ सकता, मुझे तो एक क्लास के बाद नींद आने लगती है। और फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो, चलो आप 2 घंटे भी गए और 2 कोचिंग्स के बीच में आधे घंटे का तो टाइम लगेगा ना, कहीं इधर उधर जाएंगे, एक इस लोकेशन में, एक दूसरी लोकेशन में, वहाँ पर जाएंगे, तो जनरली 3 घंटे मानकर चलिए कि स्कूल से ज़्यादा 3 घंटे वहाँ आपके लगते हैं। अभी 6 बजे आप वहाँ से फ्री हुए, 3 बजे आप स्कूल से घर आए थे, फिर आप 7, साढ़े 7 तक आप घर पहुँचोगे और फिर खाना खाओगे और फिर बुरा हाल हो जाएगा आपका, थक के सो जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर स्कूल जाना है। स्कूल के टीचर की डांट भी सुननी है कि आपने होमवर्क नहीं करा। ऑब्वियस सी बात है, होमवर्क नहीं हो पाएगा, या तो कोचिंग का होमवर्क कर लो या स्कूल का करो। तो ये इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है जिसको बच्चा अपने दिमाग पर लेकर घूमता है और एक स्ट्रेस में और डिप्रेशन में जाने लगता है, उसके सॉल्यूशन है ये, उसका ये सॉल्यूशन है। और बहुत बच्चे इस तरह से कर रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली बच्चा करता क्या है, अगर नहीं कोऑर्डिनेट कर पाता तो करता क्या है, या तो स्कूल छोड़ता है और या फिर ट्यूशन छोड़ता है, दोनों में से एक चीज़ छोड़नी पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये है कि कंपटीशन बहुत टफ है, आगे आने वाले टाइम में और टफ होता चला जाएगा। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर हम एक बड़ी पिक्चर देखें, वाइड व्यू अगर हम देखें तो हमें डर लगेगा देखकर, यार इतना सारा सिलेबस है, इतना सब कुछ है, करोड़ों बच्चे हैं हमारे देश में, कैसे मैं कम्पीट करके कैसे आगे आ पाऊँगा। तो अगर मैं एक वाइडर व्यू देखूंगा ना तो मुझे हमेशा डर ही लगेगा, मुझे पसीना छूटने लगेगा। इनफैक्ट अगर कोई डॉक्टर आकर ब्लड प्रेशर चेक कर ले
तो जो आपकी उम्र है 14-15 साल जो भी उम्र है इस उम्र में भी आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर या तो एक्सट्रीमली लो चला जाएगा या हाई चला जाएगा। कुछ को तो बुखार भी हो जाता है, कुछ को वॉमिटिंग होने लगती है घबराहट में, कुछ के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें सबके साथ होती है। मैं स्टूडेंट था, मेरे साथ भी होती थी, ठीक है। इसका एक सॉल्यूशन है, बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है। तो आपके आसपास जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, इन सब पर से ध्यान हटा लो, इनकी तरफ देखो ही मत, इनकी तरफ देखो मत। इतने सारे करोड़ों बच्चे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, गायब हो जाओ भाई, कोई बात नहीं, मैं अपने रूम में अकेला हूँ, ठीक है। यहाँ करोड़ों बच्चों की भीड़ मुझे दिखाई नहीं देगी, थोड़ा डर कम होगा, निकाल दो उस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये लगेगी, बोर्ड का पेपर कैसे फेस करूँगा। इन बच्चों के इतने अच्छे अच्छे नंबर आ गए, कोई 95 लेकर आ रहा है, कोई 96। इनफैक्ट मेरे कोचिंग के नहीं, लेकिन बहुत सारे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आया होगा, 100 में से 100 नंबर आए हैं बहुत बच्चों के। किसी के राजस्थान में कोई लड़की 500 में से 500 नंबर आए हैं, है ना। ICSE में, यस ICSE में, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, तो चश्मा लगाती छोटे से कद की है। तो किसी के 100 में से 100 भी आए हैं। तो मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट भी कर देती है और कहीं ना कहीं डिप्रेस भी कर देती है। यार मेरा तो बड़ा बुरा हाल है, मेरा तो ये कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो चीज़ें कई बार में भी समझ में नहीं आती। मैं बताता हूँ आपको, उस बच्चे को भी नहीं पता होगा कि उसके 100 में से 100 आ जाएंगे। बस उसने क्या काम करा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सब जगह से नज़र हटा लो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डूब जाओ बस, कि मुझे अब इसके अलावा देखिए ये कोऑर्डिनेट, ये उस बच्चे ने कोऑर्डिनेट करा है, ये उस बच्चे ने कोऑर्डिनेट करा है। कोई भी अच्छा स्पोर्ट्समैन होगा, आप उस स्पोर्ट्समैन से बात करिए, वो स्पोर्ट्समैन बढ़िया स्पोर्ट्समैन कब बनेगा, जब उसको एक कोच अच्छा मिल जाएगा। अब कोच उसको सिर्फ गाइड करता है, सिर्फ सजेस्ट करता है। तो कोचेस बताते हैं क्या करना है, कि भाई तुम्हें क्या क्रिकेटर जो है या बहुत सक्सेसफुल कोई फुटबॉलर है, क्या वो फुटबॉल ही खेलता है, क्या खेलता है? हाँ, रनिंग करता है, जॉगिंग करता है भाई, वो क्रिकेट भी खेलता है, वो टेनिस भी खेलता है, वो हॉकी भी खेलता है। क्यों? जस्ट टू रिमूव द मोनोटोनी इन वर्क। मोनोटोनी समझ रहे हैं? मोनोटोनी मतलब एक ही तरह का काम करते करते जब इंसान बोर हो जाता है, जब इंसान का मन हट जाता है उस चीज़ में से, तो दिस इज कॉल्ड मोनोटोनस थिंग्स। तो अब इसमें क्या है कि आपको अपनी मोनोटोनी हटाने के लिए क्या करना होगा, एक शेड्यूल बनाना होगा और खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करना होगा। उसका कैसे? कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, मैं थका हुआ भी हूँ ना तो भी मैं मैथ्स कर लूँगा, तो मैथ्स को गायब कर दो, मैथ्स को नहीं करना मेरा। मुझे सोशल साइंस टफ लगती है, तो मैं सोशल साइंस को सबसे पहले उठाऊँगा। तो आप क्या करें, आप सोशल साइंस को आधा घंटा दो। अब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, अब आपको मज़ा आ रहा है सोशल साइंस करने में। आधे घंटे में आपको मज़ा आने लगेगा, नहीं मैंने एक क्वेश्चन लर्न कर लिया, दूसरा भी करूँगा, ठीक है, छोड़ दो उसको, हटा दो। आधे घंटे कर लिया ना, आधे घंटे बाद उसको हटा दो। आपने एक क्वेश्चन कर लिया, आप अपनी एक सेपरेट डायरी बनाए, मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, आप लिख लेंगे उसका क्वेश्चन का या टॉपिक का, आप वो लिख लेंगे कि ये मैंने कर लिया है, ठीक है। अब जो कर लिया है वो ऐसा नहीं है कि हो गया है, उसको नेक्स्ट डे रिवाइज भी करना है। अब क्या है कि वो आधे घंटे करने के बाद में फिर आप कहेंगे कि नहीं अब मैं साइंस उठाऊँगा। साइंस उठा लिया, साइंस भी आपने आधे घंटा टाइम दिया। मैथ्स उठा लिया, बहुत मज़ा आ रहा है मैथ्स करने में, ठीक है, मैथ्स में आपने आधा घंटा ही मैथ्स में आपने दिया। या चलिए आपको लगता है कि नहीं कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है, 45 मिनट्स दे दिए, 1 घंटा दे दिया। तो इसी तरीके से ऑल्टरनेटली असाइन कर लो, इंग्लिश हिंदी, आज इंग्लिश करूँगा कल हिंदी करूँगा, आज इंग्लिश करूँगा कल हिंदी करूँगा। और वो आपको मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट देने हैं इंग्लिश में, या 15-20 मिनट देने हैं आपको हिंदी में। तो कुल मिलाकर अगर आप टोटल करोगे तो टोटल आपने 3 घंटे का टाइम दिया। आधा घंटा सोशल साइंस, आधा घंटा साइंस और 1 घंटा मैथ्स, तो कितना हो गया? 2 घंटे तो ये हो गए। और अगर आप मान लें कि आपने आधा घंटा इंग्लिश या हिंदी को भी ऑल्टरनेटली दे दिया, तो 2.5 घंटे हो गए। अब इसमें ये भी हो सकता है कि भाई मैं तो थक जाता हूँ एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, 10 मिनट का गैप हो, लेकिन 10 मिनट घड़ी बंधी हुई है हाथ में, तो उसका इस्तेमाल करना सीखो, उसको देखना है, वो बंधी हुई है इसीलिए कह रहा हूँ, तो उसको देखना नहीं 10 मिनट हो गया बस, अब इससे फालतू नहीं, तो उससे चैटिंग करनी है बस, 10 मिनट हो गया बहुत है बस, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है, उस पर उसको फॉलो भी करना है। ये नहीं कि अलार्म बज रहा है और फिर पापा आ गए बेटा तेरा अलार्म बज रहा है देख तो ले, वो काम नहीं होना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर 15-15 मिनट का गैप भी लेकर करते हैं तो आप 3-3.5 घंटे या 4 घंटे भी मैक्सिमम मान लो स्कूल के ट्यूशन के साथ, अगर आप 3-3.5 घंटे भी अगर आप निकाल रहे हैं ना, रेगुलर निकाल रहे हैं, तो आपकी बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। और फिर आप जब मैंने मैथ्स मुझे पसंद है तो मैं सोचता कि इसको अल्टरनेट बेस पे कर लूँ, या 3 दिन में एक लगभग 2-3 एक्सरसाइज कर दूँ, और मम्मी बड़ा कोई
तुम डेली मैथ्स नहीं, तुम डेली 10 क्वेश्चन तुम्हारे मिल रही है मैथ्स। नहीं वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। आप उनको दिखाओ ना अपना काम कि नहीं मम्मी मैंने ये टॉपिक करा है, ये मैंने मैथ्स का करा है, तो मैंने फिर साइंस का भी थोड़ा सा करा है, मैंने थोड़ा सा इंग्लिश का भी करा है। तो ऐसा थोड़ी है ना कि हमको ब्रश करना अच्छा लगता है तो हम ब्रश ही करते रहेंगे, नहाएंगे ही नहीं, बदबू नहीं आने लगेगी। सर उनका कहने की तो दिन के मैच 10 क्वेश्चन करो किसी भी हाल में। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, उनसे कहो कि मम्मी आप अपने स्टाइल से बता रही हो, मेरा स्टाइल एक बार ऑब्जर्व तो करो, एक बार देखो तो सही कुछ रिजल्ट निकल रहा है अच्छा है नहीं, तो आप करो इस तरीके से। देखिए मैं आपको सीधी एक बात बताता हूँ कि मैंने जो इस बार फीस मतलब मैंने जो इस बार फेस करा है कि हमारे साथ हुआ क्या कि किसी बच्चे ने बहुत मेहनत करी है मैथ्स में, अभी मैथ्स में तो आ रहे हैं 97, हिंदी में उसके 55 नंबर रह गए, तो परसेंटेज का तो कबाड़ा हो गया ना। वैसा ही कई बच्चों के साथ में सोशल साइंस के साथ हुआ है, सोशल साइंस मुझे अच्छी नहीं लगती, वो भाई अच्छी नहीं लगती मार्कशीट पर तो सोशल साइंस में दिखाई देगा। तो मैं मैथ्स हाँ सबके जुड़ते हैं, मैं यही बता रहा हूँ क्या हाँ, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको कोऑर्डिनेशन बनाना सीखना है। पढ़ा सब देंगे, पढ़ा सब देंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई नई चीज़ बता दूंगा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैं बताऊंगा आप खुद पढ़ोगे आपको तब भी वही पता चलेगा। स्कूल का टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहा है तो वो भी यही चीज़ बताएगा, ठीक है ना। तो बस इतना ज़रूर है कि एक तरीका, बस एक तरीका आपको अपनाना है। वो कहते हैं ना कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो बस वो डिफरेंट तरीके से ही करना है, वो डिफरेंट तरीके से ही करना है। और ये मैं खुद पर अप्लाई करके देख चुका हूँ, मैं खुद पर अप्लाई करके देख चुका हूँ, उस नतीजे से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो और कल का मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी पूरी प्लानिंग थी कि रिज़ल्ट किसी भी दिन आए कैसे भी आए मैं क्लास को ऑफ नहीं रखूँगा। कल CBSE ने मुझे सरप्राइज़ करा कि कल मैं 12th का रिज़ल्ट कंपाइल करके, आप मेरा स्टेटस भी चेक करेंगे, मैंने 1 बजे जो है वो अपलोड कर दिया था, जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उनके साथ मैंने शेयर कर दिया था। तो आप ये देखिएगा कि अभी मैं चैन से बैठा ही हूँ, खाना वाना खाया है, पेरेंट्स से स्टूडेंट्स से सबसे बात करी है। और ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके ख़राब नंबर भी आए हैं, उनका नाम मैंने लिस्ट में इंक्लूड नहीं करा है, बच्चे मेरे पास बहुत ज़्यादा थे। तो अब मैं चैन से बैठा हूँ, मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब मैं अपना सेटअप स्टार्ट करता हूँ। लेकिन मैं आपकी क्लास कल नहीं ले पाया, क्यों? क्योंकि इसने क्या करा कि 2 बजे 10th का रिजल्ट अनाउंस कर दिया। अभी 10th में तो बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो गया, 10th में इतने सारे बच्चे थे कि आपको कंपाइल करो। और आप लोगों को हो सकता है, आप लोगों को मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए रिजल्ट डाला, आप लोगों को हो सकता है रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन क्या है कि मैं अगर खुद के अपने पास रिजल्ट से कंपेयर करूँ तो अच्छा रिजल्ट नहीं है हमारा। जो आप देखेंगे जो 90 से ऊपर वाले बच्चे हैं वो आप हमारे पास सिर्फ 5 या 6 बच्चे हैं, और मेरे पास 10-12 90 से ऊपर वाले बच्चे रहे हैं। उसका रीज़न ये रहा है कि एक्सक्यूज़ तो बहुत सारे हैं, एक्सक्यूज़ बहुत सारे हैं। ये टर्म 1 हुआ, MCQ बेस्ड था, बच्चे ने टोटली सारी तैयारी उसी हिसाब से करी, लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ कि फिर सारा सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव के लिए टाइम कम मिला, फिर दिसंबर जनवरी में ओमिक्रॉन आ गया, हर घर में खांसी बुखार जुकाम सबको हो गया, सब परेशान हो गए, सर्दी भी इतनी भयंकर पड़ी थी कि बस पूछो मत। तो पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाई। हमने ऑफलाइन जाना ही दिसंबर या जनवरी में शुरू करा, ये शायद आप लोगों ने भी फीस करा होगा कि इसमें जो आपका 9th स्टैंडर्ड में जब आप थे तो शायद नवंबर दिसंबर में प्रॉपर्ली स्कूल चालू हुआ था। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में कोई नहीं देखेगा, इन प्रॉब्लम्स को कोई नहीं देखेगा। सब कहेंगे वो यार छोड़ भाई छोड़, वो करोड़ों बच्चे थे CBSE में, है ना, उन चीज़ों को छोड़ो, और बाकी सारे भी बोर्ड्स में डालिए जाएँ तो सब मतलब करोड़ों बच्चे थे, तो सबका रिजल्ट ये है, उसके इतने बच्चे अच्छे मार्क्स हैं तो तुम्हारे क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं तो तुम ही फेल हुए हो ना। तो ये चीज़ हमें अपने ऊपर अप्लाई करनी है कि हम कभी भी ना तो अपने टीचर को, ना अपने पेरेंट्स को, और सबसे पहले खुद को ये एक्सक्यूज़ ना दें कि नहीं उसके भी तो नहीं आए, वो भी तो परेशान नहीं है, मैं ही क्यों रहूँ बैठ कर, मैं ही क्यों अपना सर पकड़ कर बैठूँ। तो हमें किसी और से मतलब नहीं है। टॉप पर हम जाना चाहते हैं, हमारी लाइफ है, हम टॉप पर जाना चाहते हैं, हम अपने आप को डिफ्रेंशिएटेड महसूस करना चाहते हैं बाकी बच्चों के कंपेरिजन में, तो हमें उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बहुत सारे फिल्में देखते हैं आप लोग, बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, लेकिन क्या चक्कर है, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, आपका रणवीर सिंह, इनकी फिल्में प्री बुकिंग हो जाती है, 15-15 20-20 दिन पहले इनकी टिकटें बुक हो जाती हैं। कुछ तो रीज़न होगा ना। ये पागल है अपने काम को लेकर, ये पागलों की तरह मेहनत करते हैं, ठीक है। तो वो काम, वो पागलपन आपके अंदर भी होना चाहिए और लगना चाहिए उस चीज़ के अंदर। और ये सीधी बात है, अब जुलाई है, बहुत सारे आपने स्कूल में भी देखा होगा टीचर्स उतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे होंगे आपके साथ में,
आपको लग रहा होगा नहीं सिलेबस भागता जा रहा है, लेकिन अब क्या है कि अब वो टोटली जो एग्जिस्टिंग 10th थी और एग्जिस्टिंग 12th थी, वो जो एक फ्रेम था, वो जो टाइम फ्रेम था जो कि लंबा खिंच गया कोरोना की वजह से, वो उससे फ्री हो चुके हैं, मैं भी फ्री हो चुका हूँ। तो अब ये समझिएगा कि वो भी लगेंगे आपके साथ और आपको भी लगना है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं एबीपी न्यूज़ की खबर है, तो वो खबर गलत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, गलत नहीं होनी चाहिए। कोई खबर आई है उसमें ये है, ऑनलाइन वाले बच्चे सारे सुन लें, उसमें ये है कि 15 फरवरी से हर हाल में इस बार सीबीएसई आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स स्टार्ट करा देगा। तो आप ये समझिए जुलाई इज़ ऑलमोस्ट गॉन, अभी कौन सा महीना होता है, 7th होता है ना ये, तो आपके पास 5 महीने पड़े हैं। अभी इस 5 महीने में आपको पूरी मेहनत करनी है। अब इस 5 महीने में बहुत सारी डिस्टर्बेंस आएंगी कि इसमें 15 अगस्त आएगा, इसमें रक्षाबंधन आएगा, इसमें दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, बहुत सारी सर्दियाँ, उसके बाद प्रदूषण होता है ना, हर साल प्रदूषण होता है, स्कूल बंद हो जाता है, फिर ऑनलाइन क्लासेस होंगी, बहुत सारी अड़चने आएंगी। लेकिन हमें एक चीज़ लेकर चलनी है, हमारा स्कूल किसी दिन मिस हो जाए, हमें झूठ बहाना मारना पड़ जाए, कोई बात नहीं। हमारा ट्यूशन किसी दिन मिस हो जाए, झूठ बहाना लगाना पड़े, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमें अपने लिए काम करेंगे ना, जो हमें 2.5 घंटे डेली के देने ही देने हैं पढ़ाई में, वो हम देंगे। और आपको कई बार ऐसा होता होगा कि पेरेंट्स हैं, कुछ आपके सीनियर्स हैं, मैं 8-8 घंटे पढ़ता था, मैं 10-10 घंटे पढ़ता था, तो अरे वाह आपकी तो जवाब बहुत बढ़िया, आपसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता, गज़ब, बिल्कुल मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। ठीक है, ये कह के उस चीज़ को ख़त्म करो, उसका बर्डन दिमाग पर लेकर मत चलना। ये 10 घंटे पढ़ता था या 8 घंटे पढ़ता था, बकवास करता था, झूठ बोल रहा है। ठीक है, 10 घंटे कहाँ से निकाल लिए अभी तूने बता देना। स्कूल में क्या करता था, सोता नहीं था। मैंने मान लिया कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो मिसगाइड कर देंगे। वो मिसगाइड करेंगे कि यार बच्चा 8 घंटे 10 घंटे एक दिन पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, तीसरे दिन बीमार होकर बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप बस ये याद रखिए कि वो खरगोश हो सकता है, लेकिन मैं भी कछुआ हूँ, इस चीज़ को याद रखना। वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, लेकिन मैं भी कछुआ हूँ, मैं कंसिस्टेंसी अपनी ख़त्म नहीं करूँगा। कंसिस्टेंटली जो भी परफॉर्म करेगा वो टॉप पर आएगा ही आएगा। और जिस बच्चे ने लापरवाही करी कि पता चला जी अगस्त और सितंबर तो मेरा ऐसे ही निकल गया है ना, एक इसमें मेरा बर्थडे था, इसमें मेरी बहन का बर्थडे था, इसमें पापा का बर्थडे था, इसमें मुझे कहीं जाना पड़ गया, इसमें घर में गेस्ट आ गए, तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। गेस्ट भी आ जाए घर पर सीधा सीधा कि मिलो अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते, ठीक है आई हैव टू गो समवेयर, अपना रूम में बैठो और रूम में बैठ कर पढ़ना शुरू करो। नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू कि आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं तो बेटा चाय की पत्ती तू ही लेकर आएगा, है ना, घर में मेहमानों के लिए समोसा ब्रेड वगैरह तू ही लेकर आएगा। तो वो कुछ नहीं, उन चक्करों में नहीं। अगर आपने कहना शुरू कर दिया ना घर पर कि मेरा पढ़ाई का टाइम है, मेरे से बिना मतलब छेड़ाखानी मत करो, मुझे पढ़ाई करने का बस। अब उसमें ईमानदारी से अगर आप पढ़ेंगे तो पेरेंट्स आपको कुछ कह नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं कहेंगे ना, पेरेंट्स डिस्टर्ब करेंगे। फ़ोन हटा दो, साइड में रख दो, पकड़ा दो मम्मी को कि 3 घंटे बाद उठाऊंगा, उससे पहले फ़ोन नहीं उठाना। अपना शेड्यूल बनाइए, उसको नोट करिए डायरी पर कि आज मैंने इतना कर लिया। मैं कह रहा हूँ ना कि जो स्मॉल स्टेप्स हैं वही बहुत मेजर डिफरेंस लेकर आते हैं। तो ये चीज़ आप करके देखना, और मैंने खुद ये करा है, मैंने खुद ये चीज़ अप्लाई करी है, इस वजह से बता रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब कभी भी आप इसमें फ़ेल हो ही नहीं सकते। फ़ेल होना आज की तारीख में फ़ेल होना ये नहीं है कि मेरे नंबर 100 में से 20, 25, 22 ऐसे नंबर रह गए। अगर आपके नंबर, आप देखना, मैंने शीट आप लोगों के साथ शेयर करी है 12th की भी और 10th की भी। ठीक है, क्या मेरे पास उतने ही बच्चे थे? 10th में आप देखेंगे 16 या 17 बच्चों की मैंने शीट डाली है। 12th में आप देखेंगे मैंने 19 या 20 बच्चों की शीट डाली है। तो क्या उतने ही बच्चे थे? नहीं, मेरे पास बच्चे उससे ज़्यादा थे, लेकिन उनमें नालायक बच्चे भी थे जिनको समझा कर हार गए, परेशान हो गए, क्या कहते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे के 70 से कम आपको उसमें नज़र नहीं आएंगे, 70 से कम वाले बच्चे का मैंने नाम ही इंक्लूड नहीं करा उसमें। क्यों? क्योंकि वो बच्चा खुद भी जानता है कि उसने क्या लापरवाही करी है, वो खुद भी परेशान होगा, और अगर मैं उसका नाम डालता भी तो भी वो परेशान होगा। क्यों? बिकॉज यू आर पब्लिशिंग देयर फेलियर इन द पब्लिक डोमेन में आप पब्लिश कर रहे हो उस चीज़ को, आप बता रहे हो सबको, ये देखो जी इसके 60 नंबर आए हैं। और रिश्तेदार भी कहेगा तेरे सर के ना स्टेटस पर देखा था, अरे क्या है तू पूरे साल ट्यूशन पढ़ रहा था, क्या करा तूने, पढ़ाई करी है, पास कर लिया। तो वो सब इस तरीके के डायलॉग जो है उल्टे सीधे ही सुनने को मिलते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं परेशान होकर अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देते हैं रिजल्ट वाले दिन। तो वो नौबत आपके साथ ना आए, कोई मौका ही नहीं देना है किसी को। और कोई बच्चा ऐसा होता नहीं है जो ये कहते कि अच्छा ये तो मैंने एक रात में पढ़ के कर लिया था तभी तो मैं टॉप कर गया। वो तो सब झूठे हैं,
वो सब झूठे हैं जो कह रहे हैं मैं एक रात में पढ़कर मैंने टॉप कर दिया। और ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती कि आप एक रात में पढ़कर टॉप कर दें। कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल जाएंगे, आपके बाजू में बैठा हुआ आपका सबसे पक्का दोस्त, सबसे पक्की सहेली ये कहेगी कुछ पढ़ाई नहीं हो रही भाई, मेरे को कुछ नहीं आता, कुछ पढ़ाई नहीं। नेक्स्ट डे पेपर है, नेक्स्ट डे पेपर है, तब भी वो ये कहेगी या वो कहेगा मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। पेपर से 5 मिनट पहले भी कि आज तो भगवान बस पास करा दो मेरे को, है ना, पास। वो पता चलेगा भैया वो टॉप पर है, वो टॉप आ गई। तो फिर हमने भाई तूने टॉप कैसे कर दिया? पता नहीं, टीचर ही बेवकूफ़ था, पता नहीं नशे की गोली खाकर मेरा कॉपी चेक कराया क्या, इतना टॉप मैंने कैसे कर दी। झूठ बोलते हैं वो बच्चे झूठ बोलते हैं। साइलेंसर था ना, कौन सी मूवी थी, 3 इडियट्स में, वो साइलेंसर टाइप के बच्चे। और ये हर क्लास में, हर सेक्शन में मिलते हैं और हर सदी में ये थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। पता हाँ, उनकी बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधा सीधा कि अच्छा तेरी तैयारी में यार मेरी भी यही हालत है, सही है, सही है। यही मतलब आपको लोहे के साथ लोहा ही बनना है, ठीक। उससे बहस करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, अपनी एनर्जी सेव करनी है, सेव करके घर पहुंचना है। घर पहुंच के मेरा स्टडी रूम ही मेरा वॉर रूम है, मुझे यहीं पर खुद को प्रिपेयर करना है। और वही चीज़ जो है उन बच्चों की कैटेगरी में आपको लाकर खड़ा करेगी जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ अचीव करा। ये पहला स्टेप है हमारा, जो 10th स्टैंडर्ड है ना, ये हमारा पहला स्टेप है। तो इस पहले स्टेप में, और मैं एक्चुअली पहले भी करके देख चुका हूँ, लेकिन वो जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो फेल हुआ है। मैं बताता हूँ मैं क्या करके देख चुका हूँ। मैंने ऐसा करा कि जैसे अभी 10th का रिजल्ट आया, तो कल संडे है, तो कल मैंने क्या करा है, मैंने 10th के जितने भी बच्चे हैं उन सबको बुलाया है यहाँ पर, तो उनकी एक गेट टुगेदर पार्टी करवाऊँगा। क्योंकि मोस्टली जो पिछला साल गया है, पिछले साल में मोस्टली बच्चे ऐसे थे, कोई ऑफलाइन आ रहा है, कोई ऑनलाइन आ रहा है, कई बच्चे ऐसे जिनकी मैंने शक्ल तक नहीं देखी, ठीक है। तो वो अब देखते हैं कि कितना वो आते हैं कितना नहीं आते, लेकिन आएंगे कल जहाँ तक मेरी सबसे पर्सनली बात हुई है। तो इसी वजह से कल पूरा दिन मेरा फ़ोन पर बीता, काम में भी दर्द हो गया। तो इस वजह से आप ये समझिएगा कि मैंने पहले ही एक्सपेरिमेंट करा था कि जैसे आप लोग 10th में हैं और जिनका अभी रिजल्ट आया है, तो मैं आपका उनसे इंटरेक्शन करवाऊँगा। हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल हो, लेकिन उसमें होता क्या है कि जो अब जो 10th में है, जो एग्जिस्टिंग जैसे आप लोग हैं, तो वो बच्चे तो उनका तो बेचारों का अलग ग्रुप बन जाता है, तो अलग कोने में बैठ जाते हैं, इस तरफ बैठ जाएंगे सारे के सारे चीज़ करके, और जो इधर वाले हैं वो अलग हाँ वो करते रहेंगे, ठीक। तो उनकी मतलब वो बॉन्डिंग हो नहीं पाती, या तो आप पहले से जानते हो उन बच्चों को, तब थोड़ी सी बॉन्डिंग हो पाती है। तो मैं खुद ज़रूर अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा। कल है, कल फंक्शन रखा है मैंने घर में, 10th का भी रखा है और 12th का भी रखा है, कल नहीं लूँगा, कल नहीं लूँगा। तो मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मतलब जो सीनियर्स हैं, मैं उनकी छोटी छोटी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ, जो ये बताएंगे कि उन्होंने तैयारी करी कैसे, और वो उसमें झूठ नहीं बोलेंगे। और अगर उसमें किसी एक बच्चे ने भी ये बोल दिया मैं तो एक रात में पढ़ के गई थी, मैं तो एक रात में, और वो चुप कर बैठ जाए, आपको चुपचाप बकवास तो तेरे जैसे न जाने कितने देखे हैं। तो ऐसे बहुत मिलते हैं, और आपने खुद ऑब्जर्व करा होगा, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वही एक्सपेरिमेंट होता है जो हम खुद पर करते हैं, तो वो करके देखा होगा। और कभी कोई ऐसा इंसान होता नहीं है जो लाइफ में फेल ना हुआ हो, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी डिग्रियाँ ली हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने सन 2000 में 10th करा, सन 2000 में, ठीक है। 99 में मैं 10th में था, जैसे आप 2022 में 10th में हैं और 2023 में आप एग्ज़ाम देंगे, तो 99 में मैं 10th में था और सन 2000 में मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया। अब वो एग्ज़ाम देने के बाद में, और एग्ज़ाम से पहले क्या होता है, एग्ज़ाम से ये मैं बताता हूँ, डेट एग्जैक्टली याद है, जो 26 फरवरी को हमारा पहला एग्ज़ाम था, 26 फरवरी सन 2000, और 99 में ICSE बोर्ड में था, मैं CBSE में था। तो और 21 जनवरी को पता चला कि मुझे जॉन्डिस हो गया। और क्या हुआ कि मम्मी रोज़ मेरे को काम दे देकर जाती थी कि आज तू ये तेरे को लर्न करके रखना, मैं आगे सुनूँगी, आज ये करना है। क्योंकि मैथ साइंस मेरा ज़बरदस्त था, बहुत बढ़िया मेरे को टीचर्स मिले थे, मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी। मेरा कमज़ोर चल रहा था इंग्लिश और सोशल साइंस और हिंदी, ये मेरा कमज़ोर चल रहा। इकोनॉमिक्स भी था मेरे पास ऑप्शन में, तो ये सब मेरा कमज़ोर सब्जेक्ट चल रहा है ना। ICSE में क्या होता है, ये जो SST है, SST में सिर्फ आएगा हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सोशल साइंस, और इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस में ऑप्शन है ICSE में कि आप उन दोनों में से कुछ एक ऑप्ट करें सब्जेक्ट। तो मेरे फादर इकोनॉमिक्स के टीचर थे, तो मैंने सोचा मैं इकोनॉमिक्स कर लेता हूँ। अब वो मेरे से गलती हो गई सबसे बड़ी, क्यों? क्योंकि पापा इकोनॉमिक्स के टीचर थे, तो वो पढ़ाने से पहले वो मेरे को पीटना शुरू कर देते थे, तेरे को आता तो कुछ है, तेरे को क्या पढ़ाऊँगा,
इतना तुझे ये भी नहीं आता, तो बड़ा बड़ा है। तो ये चीज़ तो थी और ये कमी थी मेरे फादर की, वो आज मानते हैं, मुझे भी पता है और तब भी पता था। और तब जो पता था उस टाइम हम अगर कुछ समझा देते ना तो उनको दो चांटे और पड़ते। तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते आप, हाँ कुछ कह नहीं सकते आप लोग खत्म है। हाँ, तो वो जब धीरे धीरे जब एज बढ़ती है तब पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि वो भी कहीं ना कहीं गलत है, ठीक। लेकिन स्टूडेंट अगर कुछ समझाता है तो बच्चा तुझे अकल ही क्या लगा, एक और वो इतने में ही इसको क्या पता है बच्चे को। हाँ, मुझे सिखाया ये हो गया, ये कल के लड़के सिखाने लगे हमको, ऐसे डायलॉग आ जाते हैं। तो खैर हमने जब ये करा तो तब जॉन्डिस फेस करा, और आप ये देखो कि 10-15 दिन का बेड रेस्ट, और उसके बाद पेरेंट्स ने भी कह दिया कि नहीं आपको अगले साल देना है पेपर। पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा 12-14 फरवरी की बात है शायद, और मैं थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहा था। मैंने कहा मम्मी 12 दिन बचे हैं, कर सकता हूँ। अरे बेटा ट्राई कर ले, अगर तू फेल हो गया या नंबर कम रह गया तेरे को अगले साल दिलवाएंगे, हम चिंता मत छोड़। मेहनत करी तो मेरा 76.7%, ये मैं अपनी एग्जैक्ट परसेंटेज बता रहा हूँ, 76.7% मेरा बन गया। तब ये बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन वही है ना कि टारगेट अपना थोड़ा ऊपर लेकर चलो, तो मैं अबव 80% का टारगेट लेकर चल रहा था। ड्यू टू XYZ रीज़न ये जॉन्डिस हो गया था, तो इसकी वजह से अब ये सारे रीज़न सब एक्सक्यूजेज में आते हैं, ठीक है। तो नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ कि फिर CBSE में एडमिशन लिया, क्योंकि हमारा स्कूल ही 10th स्टैंडर्ड तक था, और ICSE का कोई हमें मतलब 11th-12th का कोई सजेस्ट करने वाला भी नहीं मिला, टीचर्स भी अवेलेबल नहीं थे। फिर 2002 में ये करा, अपना 12th करा। उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लिया, इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करी। तब इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे, देखिए आप 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तो इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं थे। तो तब तैयारी करी, तैयारी करने के बाद में फिर होम टाउन का ही इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिल गया, मनपसंद ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स से हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। तो वहाँ से फिर 4 साल का बीटेक करा। अभी बीटेक में पास होने की बड़ी जद्दोजहद लगी रहती थी, क्योंकि उस टाइम टीचर्स अवेलेबल थे नहीं उतने। अब हैं बहुत अच्छे टीचर्स, लेकिन तब नहीं थे। तो तब क्या हुआ कि भाई पास होना है कैसे भी करके। अभी फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया, सेकेंड ईयर क्लियर हो गया, थर्ड ईयर में आके एक सब्जेक्ट था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इतना पावरफुल सब्जेक्ट था कि मैं ब्लैंक हो गया पेपर देते टाइम, मैं फेल हो गया। 100 में से 11 नंबर आए मेरे, 100 में से 11 नंबर, ठीक है। मतलब ऐसा हो गया, घर पर पहुंच के ऐसा लगने लगा, पेरेंट्स भी ये कहने लगे कि तूने तो बस बर्बाद करवा दिया हमको, ये करवा दिया। मतलब मेरे को लगने लगा मरने के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, ठीक है। मतलब अब ऐसे जी के कुछ नहीं करना कि सुबह शाम डांट ही सुनने को मिल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं अच्छा और बुरा इंसान सब हमारे अंदर है। वो बुरा इंसान था जो कह रहा था कि चल मर जा, ठीक है। लेकिन अच्छे इंसान ने ये भी समझाया कि मर क्यों रहा है, फाइट करना। क्यों? क्योंकि फिल्में देखते थे, और फिल्मों में क्या देखते थे, फिल्मों में देखते थे कि काया कहीं का इसने आत्महत्या कर ली, ठीक है। और उधर दिखाते थे कि अगर मरना ही है तो फाइट करके मरो ना। तो ऐसी बहुत मोटिवेशनल फिल्म्स आती थी हमारे टाइम में। तो वो आजकल तो उल्टी सीधी फिल्में आती हैं, बेकार ही आती हैं। कॉमेडी फिल्म में कॉमेडी नहीं होती, एक्शन फिल्म में एक्शन नहीं होता, मोटिवेशनल फिल्म हार्डली मोटिवेट्स यू। तो खैर वो सब मन में एकदम से आया कि नहीं कैसे भी कर, जिसको जो बोलना है बोलने दे और तू कर लेना। तो होता क्या था कि थर्ड ईयर में फेल हुए हैं तो आप फाइनल ईयर में एग्जाम देंगे। तो मैं जो शेड्यूलिंग की और टाइम टेबल बनाने की बात कर रहा था, मैं उस पर अब आता हूँ। उसमें हमारे 2 टफेस्ट जो सब्जेक्ट थे, एक पेपर 15 तारीख को है, 1 साल बाद फाइनल ईयर का। एक पेपर 15 तारीख को है, एक पेपर 17 तारीख को है, और जो बीच में 16 तारीख है उसमें पिछले साल जिसमें फेल हुआ था उसका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, मतलब जिसको बैक पेपर बोलते हैं। तो लगातार 3 एग्ज़ाम हो गए। अब मेरे पास दिन बचे 20। मैंने कहा यार कुछ भी करना है, कैसे भी करना है, करना ही है इसमें। तो ये सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर है, अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव सब दिमाग के अंदर है। तो होता क्या है, सारे तीनों सब्जेक्ट्स का मैंने सारा सिलेबस नोट कर लिया, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। तो 5-5 यूनिट्स थी सभी में। और मैंने क्या करा, मैंने कहा मैं इनकी बंचिंग करूँगा। बंचिंग क्या है, मतलब ग्रुपिंग करूँगा, साथ में मिलाऊंगा तीनों सब्जेक्ट्स को। मैं मानूंगा ही नहीं कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैं ये मानूंगा कि सिंगल है। हमने दिमाग को समझा दिया ना, अगर कि कोई चीज़ आसान है तो वो आसान बन के रहेगी, और किसी चीज़ को ये कह दिया कि मुश्किल है तो आप लगा लो दुनिया भर के जोर लगा लो, लेकिन आप उसको आसान नहीं बना सकते। तो आप दिमाग में ये बिठा लिया कि ऐसा ही है। तो हमने टोटल मैंने ये देखा कि अगर पूरे टॉपिक्स काउंट करे जाएँ तो लगभग 40 टॉपिक्स थे तीनों ही सब्जेक्ट्स में। तो 40 120 टॉपिक हो गए ना मेरे। 40 टॉपिक्स मैंने टॉपिक्स निकाल लिए उसमें से, ठीक है। हम जब भी देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ लेस इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट ऐसा होता है। तो क्या करा कि पहला सब्जेक्ट उठाया, एक टॉपिक लिया, दूसरा सब्जेक्ट उठाया, दूसरा टॉपिक, तीसरा सब्जेक्ट उठाया, तीसरा टॉपिक लिया,
उनके अपने नोट्स में से पेज फाड़ कर तीनों एक जगह बंच बना कर रख दिया, पहला टॉपिक हो गया ये। फिर ऐसे ही दूसरे का, फिर ऐसे ही तीसरे का। मैंने कहा उठूंगा ही नहीं जब तक तीनों सब्जेक्ट्स थे, ये तीनों टॉपिक। तो 3 टॉपिक थे, उनको मैंने एक टॉपिक माना और उस तरीके से मैंने तैयारी करी। और आप ये देखिए वो जो 3 दिन थे ना एग्ज़ाम के, उन 3 दिन एग्ज़ाम के मेरे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना पड़ा, हल्का 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 रिवाइज़ करा, क्योंकि सारा ही आता है। पहले पेपर में अगर मैं एक टॉपिक को रिवाइज़ कर रहा हूँ तो साथ में मेरे बाकी के 2 टॉपिक्स भी रिवाइज़ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनको 3 मैंने माना ही नहीं, मैं उनको एक ही मानकर चला और वो करके मैं पास हो गया। क्योंकि प्रेशर दिमाग पर ये भी था कि 27 मई को मेरे पेपर ख़त्म हो रहे थे और मेरा MBA में सिलेक्शन हो चुका था। MBA मैंने दिल्ली से करा IIPM से। तो 28 मई को मेरी पहली क्लास थी MBA की और 27 मई को मेरे BTech के पेपर खत्म हुए थे। 2007 की बात बता रहा हूँ, 1 साल गैप लिया था ना 2002 के बाद में जब 12th किया। तो 2003 से 2007 ये मैंने BTech करा, फिर 2007 से 2009 मैंने MBA करा। तो पेपर देते ही मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरा मिशन जो है सक्सेसफुल हो गया है और ये तीनों सब्जेक्ट्स में बड़े आराम से निकलूँगा। एक में 100 में से 75 मार्क्स आए थे, एक में 62 आए थे और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में झूठ नहीं बोलूँगा 57 आए थे। ठीक है, पहले 11 आए थे, फिर आए 57 और ये नंबर अच्छे होते थे। मतलब BTech में अगर आपके 70 से ऊपर आ रहे हैं तो आपके अच्छे नंबर हैं। तो एक में देखिए 57 थे, सीधी बात बता रहा हूँ। दूसरे में 62 थे, क्योंकि मिशन मुश्किल था, लेकिन ऐसा नहीं था कि अनअकम्प्लिशेबल हो, कि हम उसको अकम्प्लिश ही नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं मैंने खुद से देख लिया, ये ऑब्जर्व करके, कि हमने अगर दिमाग में सोच लिया ना कोई चीज़ कि मेरे को ऐसे करना है, ये सोशल साइंस मेरे को आधा घंटा पढ़ना है तो उसके साथ मेरे को क्लबिंग साइंस की करनी ही करनी है। मेरे को एक टॉपिक सोशल साइंस का करना है तो एक मेरे को साथ में साइंस का करना ही करना है। तो वो अगर आपने क्लबिंग कर ली ना तो कभी आपके साथ ये होगा ही नहीं कि मेरा एक सब्जेक्ट का तो पाइलअप इतना तैयार हो गया, वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया और दूसरा सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा वर्क है। तो कभी ऐसा नहीं होगा। और जो भी अच्छा स्टूडेंट है सिर्फ कोऑर्डिनेशन जानता है, वो बस कोऑर्डिनेशन जानता है। और फिर होगा क्या ना, अभी आपने आधा घंटा सोशल साइंस करा, फिर आपने आधा घंटा साइंस करा, फिर आपने 1 घंटा मैथ्स करा, आपको थकान नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तीनों ही सब्जेक्ट्स को पढ़ने का अप्रोच बिल्कुल अप्रोच अलग है। अप्रोच अलग है। आप जिम में जाओगे एक्सरसाइज करने, कोई आपको इंस्ट्रक्टर ये नहीं कहेगा कि आप एक ही तरीके की एक्सरसाइज करते हो, आप पक जाओगे यार, कर ही नहीं पाओगे। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा थक गया यार मैं, वो आपको ये बोलेगा 5 मिनट ये एक्सरसाइज करो, 5 मिनट ये करो, 5 मिनट ये करो। तो वो उसी तरीके से आपका शेड्यूल बनाता है। तभी एक नॉर्मल इंसान तभी 1 घंटे तक एक्सरसाइज, 1.5 घंटे तक एक्सरसाइज कर पाता है। तो फिजिकल वर्क है, फिजिकल वर्क में भी जब शेड्यूलिंग होती है इतनी ज़्यादा, तो यार ये तो मेंटल वर्क है। मेंटल वर्क में फिजिकल से ज़्यादा मेहनत लगती है। और आप करके देखना, आपको भूख भी ज़्यादा लगने लगेगी। जब ज़्यादा पढ़ते हैं भूख भी ज़्यादा लगती है, दिमाग खर्च होता है भाई, एनर्जी वेस्ट होती है उसमें, न्यूरॉन्स कंटिन्यूसली लगे रहते हैं। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस एक स्ट्रेटेजिकली आपको काम करना है। कोई भी पढ़ाई हमेशा से शुरुआत से ये रहा है कि आपने सुना होगा कई, यार ये तो पढ़ता ही नहीं था। पेरेंट्स भी कई बार कह देते हैं कि ये तो पढ़ता ही नहीं था, पता नहीं इसका नंबर कैसे आ गया। आप ये बताओ, वो 2 घंटे तो पढ़ता था ना, वो 2 घंटे पढ़ता था। ये नहीं है कि मैंने तो एक पानी का परात ले लिया, उसके अंदर पानी भर दिया, टेबल के नीचे लगा लिया, आँखों में दवाई डाल के रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ रहा हूँ। रात भर पढ़ता था जी, रात भर पढ़ती थी, है ना। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी, वो सारी चीज़ें नहीं करनी। और हाँ, एक लेवल आ जाता है ऐसा, आपने 2-2, 3-3 घंटे अगर कंसिस्टेंटली पढ़ने की आदत डाली, फिर आपको मज़ा आना शुरू होगा, फिर पढ़ाई में मज़ा आना शुरू होगा, फिर अपने ऊपर गुस्सा भी आना शुरू होगा, यार मैं नालायक था क्या, अब से पहले मैंने इस चीज़ को एंजॉय क्यों नहीं करा। मैंने लाइफ के 9 साल बर्बाद कर दिए कि मैं उस ईमानदारी के साथ में, मैं उस अच्छी स्ट्रेटजी को लेकर मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो और मैं बताता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कहते हैं सर होमवर्क थोड़ा ज़्यादा दिया करो, ये 2-2, 3-3 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। अभी मेरे को 2-2, 3-3 क्वेश्चन क्यों देने होते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा है तो वो भी थोड़ा सा ट्रैक पर आ जाए, उसको ये ना लगे कि नहीं मेरे ऊपर एकदम से बोझा डाल दिया। तो बहुत बच्चे हैं ऐसे जिनको लगता है कि होमवर्क कम है, तो या तो खुद से कहते हैं कि नहीं सर दे दो, और नहीं तो फिर खुद से प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं। ठीक है, अभी आप में से भी कुछ ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, 5 बच्चे हैं, आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो आप में से भी कुछ छुपे रुस्तम होंगे जो पढ़ रहे होंगे। छुपा रुस्तम समझते हैं कि सामने से मस्त मौला आहा हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर तैयारी चल रही है। ठीक है, तो वो तैयारी ही है जो जीत दिलाती है। मतलब इसमें कहीं पर भी कोई भी चीज़ मन में कोई भी ऐसा डाउट मत रखना। फॉर एग्जांपल एक चीज़ ले लो, मैंने कोई भी टॉपिक कराया, आज तो कुछ कराया, कोई भी एक टॉपिक कराया, उस टॉपिक को आप देखो ईमानदारी से एक काम कर देना। माना कि स्कूल से आते हो थक जाते हो,
लेकिन ये सोचना कि नहीं मेरा ट्यूशन ना 1 घंटे का नहीं है, मेरा ट्यूशन 2 घंटे का है, ये सोच लो। और जब आपका काम कंप्लीट होता है तो काम कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है, 10-15 मिनट घर तक जाने में लगेंगे। जो ऑनलाइन बैठे हैं तो घर पर ही बैठे हैं, अपना हाथ मुंह धो, कुछ खाओ पियो और अभी के अभी जो टॉपिक करके आए हो उसको अभी पढ़ो दोबारा। आप कहोगे नहीं नहीं आता तो है, अभी तो पढ़ के आया हूँ, मैं फ्रेश तो हूँ। आप करके देखोगे ना, आपको लगेगा कि नहीं भाई नहीं, मैं 10 में से 2 चीज़ें भूल गया हूँ, मेरे को 8 ही चीज़ें याद हैं, है ना। और वो जो 2 चीज़ें भूल गया हूँ तो उसके लिए आपको बेचैनी हो जाएगी कि यार वीडियो कब अपलोड होगी क्लास की, ये ग्रुप पर वीडियो कब अपलोड होगी। तो वो जब तक जिज्ञासा नहीं होगी ना तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो ये थोड़ा सा करके देखो, ठीक है। चलिए जी, आज फिर इतना ही करिए, बहुत आज मोटिवेशन हो गया, लेकिन स्पिरिट्स को थोड़ा सा हाई रखना, स्पिरिट्स को थोड़ा सा हाई रखना। और मैं भी कोशिश करूँगा कि पूरी मेहनत रहे आपके साथ। मेरी इस बार पूरी ये कोशिश है कि 90 से नीचे कोई बच्चा रहे ही ना, ठीक है। और हम लगेंगे इस काम में, पूरी ताकत के साथ लगेंगे। चलिए बेटा, आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। चलिए, ओके 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 थैंक यू सर। ओके।